नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि है ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, जो कि है भूमंडलीकरण वैश्वीकरण के बारे में। ये कैसे आज के युग में ग्लोबलाइजेशन का ये जो पूरा दौर है और कोविड के आने के बाद में जो एक पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम है ऐसा देश, हमें ऐसा भारत देश कैसे आगे बढ़ना चाहिए उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके अलावा अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ड्स में विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो डायनामिक्स बन रहे हैं उनके बारे में भी ये आर्टिकल बात करता है। अंत में जैसे आपको पता है न्यूज़ इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉ ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा उनकी ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल टीम्स ऑफ द डिकेड, जो कि इस दशक की ओडीआई और टी20 टीम है, उसकी घोषणा की गई। तो इन दोनों टीमों के कैप्टन किसको बनाया गया, किसे माना गया, जिसे किसे नॉमिनेट किया गया? आपका ऑप्शन ए है युवराज सिंह, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, और आज के वर्ल्ड में, आज की इस दौर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये कैसे, इसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्या इसकी ज़रूरत है और कैसे ये वर्ल्ड को टुगेदर लाने में, आपस में लाने के लिए मदद करता है। आपको आपका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए हमारे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है गेटेड ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लेकिन हमें इस दौर में काफ़ी कदम फूक के चलने की आवश्यकता है, काफ़ी चीज़ों को ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। तो ये समाचार में कैसे आया? तो पोस्ट पैंडेमिक रियलिटीज़ को अगर हम देखें, इस पैंडेमिक का दौर लगभग ख़त्म होने में आया है। तो इस दौर के बाद की अगर हम सिचुएशन देखें तो बहुत विश्व में बहुत सी जगह इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिलती है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर भारत का रोल अपने आप में आ जाता है कि भारत को ऐसे अपने पार्टनर्स चूज करने चाहिए और उनके साथ में बढ़ना चाहिए जिन पे बहुत ज़्यादा हमें ट्रस्ट हो, जिनसे बहुत ज़्यादा हमारी घनिष्ठता हो। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहा जाता है कि अगर आपको आगे भी बढ़ना है तो आप दोस्त बना के कर सकते हैं। आप वो दोस्ती से साथीदार आपके कैसे होते हैं, पार्टनर्स कैसे होते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स कौन कौन से हैं और उनके साथ में एक स्ट्रेटजी बना के हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर हम वर्ल्ड को देखें, अगर हम आज के विश्व को देखें तो ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। क्योंकि हमने देखा है कि यूएसएसआर के विघटन के पहले, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उससे पहले बाइपोलर वर्ल्ड था जिसमें यूएसएसआर और यूएसए हुआ करता था। विघटन होने के बाद में ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया जिसमें यूएसए का दबदबा था। उसके बाद में यूएस और चाइना का दौर आया, लेकिन अभी यूएस और चाइना के अलावा भी ऐसे बहुत से देश हैं जैसे यूके, फ्रांस, इंडिया, ब्राज़ील। ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपने आप में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो आज का जो दौर है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें बहुत से जो कंट्रीज है इनका अपनी अपनी सुप्रीमेसी जमाने का एक पूरा दौर चल रहा है। उसके अलावा अगर हम भारत के लिए पर्टिकुलर बात करें तो हमें भारत को हिमालयन रीजन की तरफ से चाइना से कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। चाइना की तरफ से हमें एक चैलेंज देखने को मिलता है। नेपाल में चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, जो कि भारत के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड जो नेपाल हुआ करता था, अब वो चाइना की ओर जाते हुए दिखता है। उसके अलावा यूएस एंड इट्स ट्रेडिशनल अलाइज आर रैम्पिंग अप देयर प्रेजेंस इन वेस्टर्न पैसिफिक। तो जो पश्चिमी पैसिफिक है वहाँ पर यूएस और उसके साथ में जो उनके पारंपरिक हमेशा मित्र रहे हैं, इनकी प्रेजेंस बढ़ती हुई जा रही। जैसे इजराइल वगैरह कंट्री, इन लोगों के साथ में एक पार्टनरशिप बढ़ा के यूएस वेस्टर्न पैसिफिक में अपनी एक भूमिका निभा रहा है। उसके बाद में द क्वाड, ये अपने आप में एक नया अलायंस है, नया पार्टनरशिप है जिसमें यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री है। तो ये भी इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
पिछले दिनों में हमने देखा कि इनके बीच में युद्धाभ्यास भी हुआ। इसी को आगे कैसे बढ़ाते हैं इस पार्टनरशिप को, ये देखने को मिलेगा। आज हम मिलिट्री लेवल पे हमने एक अलायंस बनाया है, पर क्या यह हमें एक इकोनॉमिक लेवल पे भी अलायंस देखने को मिलेगा, और जो दूसरी डिप्लोमेसी रहती है उनमें भी इनकी कितनी भूमिका रहेंगी इस अलायंस की, वो एक देखने वाली बात होंगी। उसके अलावा अगर हम भूमध्य सागर के पास वाली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं हमारी, इनकी बात करें तो यहाँ पर इनमें भी अपना अलग ही एक अलायंस, एक अलग ही अपना मंथन देखने को मिलता है। इजराइल से अरब कंट्रीज़ की कभी नहीं बना करती थी, लेकिन हाल ही में यूएई और उसके बाद में फिर बहरीन, इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी एक डिप्लोमेटिक टाई जो है वो इजराइल के साथ में स्थापित करने की बात की गई है। तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट का जो हमेशा इससे स्टैंड हुआ करता था, अरब का जो स्टैंड हुआ करता था, ये अपने आप में इसमें एक बदलाव आ रहा है। तो ये भी यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन करने वाली बात रहेगी। उसके अलावा यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में से यूरोपीय यूनियन हुआ करता था, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा मजबूत संघ था, लेकिन वहाँ से यूनाइटेड किंगडम जो है उसका एग्जिट हो गया। उसके बाद में अपने आप में अब यूके को भी एक लड़ाई लड़नी है कि वो अपनी आप की अपनी आइडेंटिटी बनाए रखे। उसके साथ में ईयू जो है इसको भी अपनी डाइवर्सिटी बनाते हुए अपनी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना है। उसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी का इस वर्ल्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 5G अभी चाइना में आ गई है। उसके साथ में एक चीज़ देखने को मिलती है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जो अभी भी 3G या उससे नीचे वाली टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। तो यहाँ पर एक डिवाइड, एक स्टैंडर्ड जो है टेक्नोलॉजी का, उसमें बहुत ज़्यादा गैप आता हुआ दिखता है। तो बहुत सी कंट्री चाइना से सिर्फ इसलिए इन्फ्लुएंस हो रही है क्योंकि चाइना उनको मदद कर रहा है टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का भी बहुत महत्वपूर्ण एक कारक हो जाता है। तो चलिए आप मैप में से देख सकते हैं कि जिससे मैं टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहा था, तो 1991 में 2G टेक्नोलॉजी आई, 98 में 3G, 2008 में 4G और 2020 में अभी 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पर कैसे टाइज बन रही है, जो पर्टिकुलर रीजन है यूएस रशिया से लेकर तो तेहरान तक, इसमें अपने आप में एक नई न्यू टाइज बनते हुए जा रही है। तो उसके अलावा भारत का इन्फ्लुएंस जो है वो भी अपने आप में बढ़ रहा है। अगर हम ग्लोबल डिस्पोरा की बात करें कि जो भारत के लोग बाहर अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, तो इनकी जनसंख्या अपने आप में 30 मिलियन की है, जो कि 80 बिलियन डॉलर पर ईयर भारत को देते हैं। मतलब इतना हमारे यहाँ पे वैश्विक कैपिटल इन्फ्लोज आता है, फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो हमारे यहाँ पे आता है, उससे ज़्यादा जो भारतीय डिस्पोरा पूरे ग्लोबल पूरे विश्व में फैला हुआ है वो इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है। तो ये अपने आप में काफ़ी एक मजबूत पावर बन चुकी है। उसके साथ में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी कुछ कंट्रीज है जहाँ की संसद में, जहाँ की विधायिका में हमारे भारतीय मूल के जो व्यक्ति है वो इलेक्ट होकर आए हैं। यूएस अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी कमला हैरिस वहाँ पे उपराष्ट्रपति बन के इलेक्ट हुई है। तो हमारा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, टेक्नोक्रेट्स, इनोवेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बिलियनियर एंड क्रिकेट कैप्टन्स, ये भी अपने आप में देखने को मिलते हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। तो हर क्षेत्र में भारतीयों का दबदबा विभिन्न कंट्री में भारत के अलावा बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे गेटेड ग्लोबलाइजेशन फ्रेमवर्क की बात की गई है। तो ये क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रिक्वायर्स इंडिया टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू पार्टनरशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। तो भारत को वैश्वीकरण की ओर हम बढ़ ही चुके हैं, हम बढ़ ही रहे। 93 से हमने एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखी है, लेकिन अभी ज़रूरत है कि हम अपने आप को, हमारे लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करें, और साथ में हम हमारी पार्टनरशिप, हमारी टाइज भी बढ़ाए, पर उन्हीं साथियों के साथ में जिनके और हमारे कॉमन इंटरेस्ट हो और जिन पर हमें एक ट्रस्ट हो, हमें एक विश्वास हो। उसके अलावा इंडिया चूज टू स्टे आउट ऑफ RCEP, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उससे भारत ने बाहर रहना चूज़ किया। तो इसके पीछे कारण ये था कि हम हमारे लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना जैसे कंट्रीज़ को अगर हम ओपनली हमारी कंट्रीज़ में परमिट कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे जो लोकल बिजनेसेस है वो अपने आप में तबाह हो जाए, बहुत जल्दी से वैनिश हो जाए। तो हम चाइना जैसी कंट्री पे डिपेंडेंट रह जाएंगे, जो कि भारतीय व्यापारियों के लिए और हमारे जो लघु उद्योग है, MSME है, इनके लिए बहुत विपरीत इसका परिणाम हो सकता था। इसलिए हम RCEP के बाहर है। उसके अलावा इंडिया नीड्स इन्हेंस्ड कैपिटल फ्लोज फ्रॉम न्यू पार्टनर्स। तो उसके अलावा ये भी ज़रूरत है कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें नए पार्टनर्स तलाश करने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो हमें अल्टरनेटिव ढूंढना तो यहाँ पर
पड़ेगा। उसके अलावा भारत की हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है कि हम नॉन अलाइनमेंट में विश्वास करते हैं। जब यूएस और यूएसएसआर ने अपने अपने अलायंस बनाए तो भारत ने एक थर्ड पार्ट अपनाया और अपने आप में एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करी, जिनमें वो कंट्रीज थी जो दोनों में से किसी भी कंट्रीज के साथ में यूएस ना यूएसएसआर के साथ में जाना चाहते थे। लेकिन अभी के इस दौर में ऐसा कोई भी हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, सबको अपने अपने अलायंस बनाने की आवश्यकता है, सबको अपनी अपनी स्ट्रेटजी तय करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बढ़ाने की आवश्यकता है, राइटर ने ये बताया है। उसके अलावा एग्जाम्पल ऑफ गेटेड ग्लोबलाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम यूरोपीय यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन देखें तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें EU has set the terms of engagement and those who do not comply will be kept out। तो जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अपना जो GDPR तैयार किया है उसके अनुसार उन्होंने ये तय किया गया है कि अगर आप हमारे नियम शर्तें मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप कंप्लीटली इसके बाहर रह सकते हो। तो ऐसा ही कुछ कदम भारत की ओर से भी उठाया जा सकता है। तो इंडिया इज करंटली डिस्कसिंग अ सिमिलर डेटा प्रोटेक्शन लॉ। तो हमारे देश में भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना बहुत ज़रूरी है। इस पे अभी भी चर्चा चालू है, स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल पे चर्चा चालू है, अभी भी इसमें सजेशन लिए जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चलिए न्यूज़ एंड फ्लैश पे आते हैं। महत्वपूर्ण समाचार क्या है आज का, वो यह है कि पीएम मोदी जो है उन्होंने फ्लैक्स ऑफ करी है इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। तो ड्राइवर रहित ट्रेन जो है उसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये जो उद्घाटन है ये जो दिल्ली की मेट्रो मैजेंटा लाइन है यहाँ पर किया गया है। उसके साथ में ये अनाउंसमेंट किया गया है कि बाय 2025 की 2025 तक मेट्रो सर्विस विल बी एक्सपांडेड टू 25 सिटीज़ की 25 शहरों में मेट्रो सर्विस जो है वो आ जाएंगी। अभी अगर हम करेंटली देखें तो ये 18 सिटीज़ में है। तो मेट्रो लाइन की अगर हम बात करें तो 2014 में ये 248 किलोमीटर थी, वही 2020 में ये दोगुने से भी ज़्यादा 700 किलोमीटर तक हो गई। इसके अलावा 2025 में ये 1700 किलोमीटर का इसका गोल तय किया गया है। उसके साथ में ही प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी उद्घाटन किया जा चुका है, जिसमें ये एक ऐसा कार्ड लॉन्च किया गया है जिसको आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, फिर वो मेट्रो हो, बस हो, उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो, या तो लोकल सर्विसेज को ट्रेन की उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हमारा विश्लेषण जो है वो आज का यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप इनर सर्कल। उसके अलावा अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आप लॉ सीखो की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।